एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो आज की क्लास में हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट करेंगे, जैसे फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में से नेशनल इनकम में क्या आता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। फैक्टर इनकम एक कमाई हुई इनकम होती है, जो इनकम हम अर्न करते हैं। अब अर्न कैसे करते हैं? हम फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके बदले में हमें जो इनकम मिलती है ना, वो होती है फैक्टर इनकम। उसके बदले में फर्म्स हमें क्या देते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो वो हमारी होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? जो हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हमने फैक्टर सर्विसेज दी हैं। कहां पर? प्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब फर्म्स को हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं, उसके बदले हमें जो पेमेंट मिलती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम होती है ना, वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड की जाती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फैक्टर इनकम जो हमें मिल रही है, किस लिए मिल रही है? हम फर्म्स को सर्विसेज दे रहे हैं। उन सर्विसेज की हेल्प से फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो फैक्टर इनकम होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसीलिए ये इनकम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड की जाती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड की जाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब पढ़ते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम एक वो इनकम होती है जिसके लिए हमें सर्विसेज नहीं देनी पड़ती। वो इनकम हमें ऐसे ही मिल जाती है। अब ऐसी कैसे मिल जाती है? मान लो आपको आपके पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दे दी, तो उसके लिए आपने कोई सर्विसेज नहीं दी उनको, तो वो इनकम एक ट्रांसफर इनकम है। उसमें क्या हुआ? आपके पेरेंट्स ने अपनी इनकम में से कुछ इनकम आपको दे दी, तो वो ट्रांसफर इनकम है कि आपने उसके लिए कुछ काम नहीं किया, वो अपनी इनकम कमाई नहीं, वो इनकम आपको बस ट्रांसफर कर दी की किसी के पास थी, अपनी इनकम में से उसने आपको दे दी। तो जो ट्रांसफर इनकम होती है ना, वो हमें बिना किसी सर्विसेज दिए ही मिल जाती है। और जो ट्रांसफर इनकम होती है वो ना तो नेशनल इनकम में आती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इनकम के थ्रू कोई गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है। एक जगह से दूसरी जगह इनकम बस ट्रांसफर हो रही है। इसीलिए ना तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है ओल्ड पीपल को। अब ओल्ड पीपल को पेंशन क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ओल्ड है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट को सर्विसेज नहीं दी है। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम में से कुछ इनकम ओल्ड पीपल को दे रही है, मतलब ट्रांसफर कर रही है। उसके बदले में ओल्ड पीपल ने कुछ काम नहीं किया है गवर्नमेंट। तो जो ये इनकम है, ये ट्रांसफर इनकम है। अब जैसे स्कॉलरशिप्स हो गया, स्कॉलरशिप्स मिलती है स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए हमने कुछ काम नहीं किया, हमने वो इनकम अर्न नहीं की। अब जो टैक्सेस होते हैं ना, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी एक ट्रांसफर इनकम है गवर्नमेंट के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस इनकम के बदले गवर्नमेंट हमें डायरेक्टली कुछ नहीं दे रही है, और तो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बना देती है, बिल्डिंग्स बना देती है, या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, बट डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए। हम बस अपनी इनकम में से कुछ इनकम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस एक हमारा ट्रांसफर इनकम है। और सब्सिडीज भी एक ट्रांसफर इनकम है जो हाउस होल्ड्स को मिलती है गवर्नमेंट से। अब सब्सिडीज जो होती हैं, जो पुअर पीपल को मिलती है, तो पुअर पीपल क्या करते हैं? वो बस सब्सिडीज लेके रख लेते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो सब्सिडीज भी एक ट्रांसफर इनकम है। और क्या होता है? ट्रांसफर इनकम में एक यूनिलेटरल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड कंसेप्ट। मतलब
इसमें टू वे ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, इसमें सिर्फ एक साइड से ट्रांजेक्शन हो रही है। अब जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी पुअर पीपल को, तो उन्होंने रख ली, सब्सिडीज दी और रख ली, तो उन्होंने उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ वापस नहीं दिया। अब जैसे फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम में क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सर्विसेज देते हैं, उसके बदले उनको इनकम मिलता है। तो ये टू वे प्रोसेस है। और ट्रांसफर इनकम एक वन साइडेड कंसेप्ट है, इसमें बस एक ही ट्रांजेक्शन हो रही है, दो ट्रांजेक्शंस नहीं हो रही हैं। तो समझ आया ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अब पढ़ते हैं इनका डिफरेंस। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, जो हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। और ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है, जो हमें बिना किसी सर्विसेज दिए ही मिल जाती है। और जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड की जाती है, डोमेस्टिक इनकम में भी। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में। और ये इनकम ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे इकोनॉमी में। क्या हो रहा है इसमें? बस कि एक जगह इनकम से दूसरी जगह इनकम ट्रांसफर हो गई। जो फैक्टर इनकम होता है वो एक अर्निंग कंसेप्ट है, क्योंकि ये इनकम कमाई हुई होती है। ये इनकम हम कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? अपनी सर्विसेज देकर। और ये इनकम एक रिसीट कंसेप्ट है, इसमें बस जो इनकम आती है वो हम लेके रख लेते हैं, उसके बदले कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। और ये इनकम किसको मिलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को। इनको क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये इनकम यूजुअली हाउस होल्ड को मिलती है, जैसे सब्सिडीज मिल गया या ओल्ड एज पेंशन होता है। और या गवर्नमेंट को, जैसे टैक्सेस मिलता है गवर्नमेंट को, तो टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए एक ट्रांसफर इनकम है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल क्या हो गए? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया, टैक्सेस हो गया। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं और या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसी साल में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं ना, वो उसी साल में उससे फर्दर प्रोडक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होती ना तो फिर वो फाइनल गुड्स कंसिडर किए जाते हैं। अभी बताती हूँ कैसे। पहले समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एक्चुअल में क्या होते हैं। अब मान लो जैसे क्लॉथ है, अगर क्लॉथ को किसी टेलर ने परचेज किया तो उसका क्या करेगा? उसको वो फर्दर प्रोसेस करेगा। टेलर क्या करेगा? क्लॉथ को फर्दर प्रोसेस करके ड्रेस बना देगा, और जो वो ड्रेस है फिर वो उसको बेचेगा। तो क्लॉथ को यूज करके वो क्या कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। अब अगर उसी क्लॉथ को किसी गारमेंट शॉप वाले ने परचेज कर लिया, अब गारमेंट शॉप वाला क्या करेगा? गारमेंट शॉप वाला उसको दोबारा बेचेगा, और अगर दोबारा बेच रहा है तो भी वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। अब मान लो जैसे क्लॉथ है, टेलर ने परचेज किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, बट उसका क्लॉथ ना सारा यूज नहीं हो पाया, कुछ क्लॉथ उस साल में बच गया, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? स्टॉक का। किसका पार्ट माना जाएगा? तो वो स्टॉक हो गया, क्लॉथ का स्टॉक बच गया। और जो स्टॉक होता है ना वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स परचेज किए जाते हैं ना वो फाइनल गुड्स माने जाते हैं। तो अगर क्लॉथ का स्टॉक बच गया तो फिर वो फाइनल गुड माना जाएगा। फाइनल गुड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुड आपने परचेज किया है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसको उसी साल में यूज कर दो, क्योंकि अगर उसी साल में यूज नहीं हो पाएगा तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये वो वाले गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसी साल में
क्योंकि अगर फर्दर प्रोडक्शन उसी साल में नहीं हो पाई उन गुड्स से, या गुड्स कुछ बच गए, तो फिर वो स्टॉक का पार्ट माना जाएगा। और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। और जो गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाते हैं वो फाइनल गुड्स के अंदर आते हैं, तो फिर वो फाइनल गुड माना जाएगा। अब फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए परचेज किए जाते हैं और या तो इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किए जाते हैं। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं। अब कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं गुड्स को डायरेक्टली। तो अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा कंजम्पशन का पार्ट है और फिर वो फाइनल गुड्स ट्रीट किए जाएंगे। अब मान लो जैसे हमने मशीन्स खरीद ली तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, या फर्म के लिए हमने कोई फ्रिज खरीद लिया तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, या फर्नीचर खरीद लिया फर्म के लिए तो वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे मान लो मशीन्स, अगर मशीन किसी हाउस होल्ड ने खरीदी तो वो क्या करेगा? वो कंज्यूम करेगा उसको, तो वो फाइनल कंजम्पशन का पार्ट है, इसलिए वो फाइनल गुड माना जाएगा। और अगर इसी मशीन को किसी फर्म ने खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी फाइनल गुड का पार्ट माना जाएगा। तो दोनों केस में ही ये फाइनल गुड है, बट एक केस में कंजम्पशन है और दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट है। अब पढ़ते हैं इनका डिफरेंस क्या होता है। जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड किए जाते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड किए जाते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है नेशनल इनकम में भी, डोमेस्टिक इनकम में भी, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती? ये इसलिए होता है क्योंकि जो फाइनल गुड है, अब जैसे मान लो स्वीट्स है, तो स्वीट्स किससे बनती है? मिल्क से बनती है। तो जब हम स्वीट्स की वैल्यू या प्राइस सेट कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे ना हमारा खर्चा कितना कितना हुआ है, या मिल्क पे हमारा कितना खर्चा हुआ है। तो फाइनल गुड जो हमारा स्वीट्स है उसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा मिल्क है उसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, जो हमारा इंटरमीडिएट गुड है उसकी वैल्यू इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम बार बार नहीं लिखते कि अगर हम बार बार लिखेंगे तो हमारा 2 बार काउंट हो जाएगा, मतलब डबल काउंट हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो तो इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में लिखते हैं। अब जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। जैसे मान लो स्वीट्स हैं तो उसकी डायरेक्ट डिमांड है, या शुगर है तो उसकी डायरेक्ट डिमांड है। बट जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। अब डिराइव्ड कैसे होती है? क्योंकि उनकी डिमांड डिपेंड करती है डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। अब जैसे मान लो स्वीट्स की डिमांड है तो स्वीट्स की डिमांड होगी तभी मिल्क की डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि मिल्क को यूज करके ही स्वीट्स बनते हैं। तो इसीलिए डिराइव्ड डिमांड है कि अगर फाइनल गुड की डिमांड होगी तभी उसकी इंटरमीडिएट गुड की डिमांड होगी। जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। अब जैसे स्वीट्स हैं तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लो, उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होता। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनमें कुछ वैल्यू एडेड होती है। अब जैसे मिल्क है, मिल्क को यूज करके स्वीट्स बने तो मिल्क की वैल्यू में वैल्यू एडिशन हो गया। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि एक फर्म से दूसरे फर्म के पास, दूसरे फर्म से तीसरे फर्म के पास। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, तभी तो वो कंज्यूमर्स के पास पहुंचेंगे। अगर वो एक फर्म से दूसरे फर्म के पास, दूसरे फर्म से तीसरे फर्म के पास जाते रहेंगे तो फिर वो कंज्यूमर्स के पास कैसे पहुंचेंगे? तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस करते हैं, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। वो एक फर्म से दूसरे फर्म के पास, दूसरे फर्म से तीसरे फर्म के पास जाते रहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे वीट अगर किसी हाउस होल्ड ने परचेज किया तो वो फाइनल कंजम्पशन का पार्ट है, तो इसीलिए वो फाइनल गुड ट्रीट किया जाएगा। या कार किसी हाउस होल्ड ने परचेज किया तो वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा, इसलिए वो फाइनल गुड माना जाएगा। अब मिल्क किसी डेयरी शॉप वाले ने परचेज किया रीसेल के पर्पस से,
तो वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो दोबारा बेचा जा रहा है। वही मिल्क अगर किसी फर्म ने परचेज किया स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। तो फाइनल गुड्स के अंदर दो चीजें देखनी होती हैं कि अगर कोई गुड कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर वो हमारा फाइनल गुड माना जाएगा। और इंटरमीडिएट गुड में देखना होता है कि अगर कोई गुड रीसेल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है इन द सेम ईयर, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है ना, वो कहती है कि फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए फाइनल गुड्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई करते हैं। अब जैसे मान लो कोई कंज्यूमर है, उसको चॉकलेट खाने का मन किया, उसने चॉकलेट परचेज की और उसने खा ली, तो वो उसकी वांट को डायरेक्टली सैटिस्फाई किया, तो इसीलिए वो कंजम्पशन गुड है। अब जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं ना, वो चार तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो काफी टाइम तक चलते हैं। अब जैसे मान लो टीवी है या फ्रिज है, वो काफी टाइम तक चलते हैं, तो वो हमारे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हैं। अब होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कुछ टाइम तक चलते हैं। अब जैसे मान लो आपने शूज खरीदे, तो आप कुछ टाइम तक चलाओगे, उसके बाद आप शूज दोबारा परचेज करोगे, तो वो हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। अब जैसे मान लो आपने चॉकलेट खरीदी, आपने उसको खा लिया, तो खाते ही वो खत्म हो गई, तो वो वाले गुड्स जो एक ही कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब चौथे आते हैं सर्विसेज। अब जैसे टीचर की सर्विसेज हो गई या डॉक्टर की सर्विसेज हो गई या हमारे बैंक्स हो गए, तो ये जो चीजें होती हैं ये कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सैटिस्फाई करते हैं। अब जैसे मान लो अब आपको पढ़ना है और मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं टीचर की सर्विसेज दे रही हूँ, तो आपकी वांट डायरेक्टली सैटिस्फाई हो रही है। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, जैसे प्लांट या मशीनरी हो गया या हमारा इक्विपमेंट्स हो गया, जिनके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इंटरमीडिएट गुड्स भी तो वही होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं। अब आप कह रहे हो कैपिटल गुड्स भी वही होते हैं, तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अलग होते हैं और कैपिटल गुड्स अलग होते हैं। कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम तो आते हैं, बट वो फाइनल गुड्स के साथ मर्ज नहीं हो जाते प्रोडक्शन में। अब जैसे मान लो कि हमने मिल्क को यूज करके स्वीट्स बनाए, तो जो स्वीट्स है उसके साथ मिल्क मर्ज हो गया प्रोडक्शन में। अब आप मिल्क और स्वीट को अलग अलग नहीं कर पाओगे, मिल्क की जो आइडेंटिटी है उसने लूज कर दी और वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ मर्ज हो गया। बट कैपिटल गुड्स ऐसे नहीं होते, कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। अब मान लो जैसे मशीन है, मशीन को यूज करके आप आइसक्रीम बना रहे हो, तो आइसक्रीम अगर आपने फाइनली बना भी दी, तो आइसक्रीम की अपनी अलग आइडेंटिटी और मशीन की अपनी अलग आइडेंटिटी है। मशीन आइसक्रीम के साथ मर्ज नहीं हो गई, तो वो अपनी आइडेंटिटी उसने लूज नहीं की। तो मशीन एक कैपिटल गुड है और हमारा मिल्क एक इंटरमीडिएट गुड है। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। और जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, बट अगर हमें कोई गुड दे दे जैसे मिल्क, तो वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा या फाइनल गुड माना जाएगा? बताओ क्या माना जाएगा? अब ये ऐसे पता लगता है कि वो गुड फाइनल गुड माना जाएगा या इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा
कि उसको फाइनली यूज कैसे किया जा रहा है। कोई भी गुड होता है ना, वो खुद से फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नहीं होता है। उसका जो डिस्टिंक्शन है कि वो इंटरमीडिएट गुड कंसिडर किया जाएगा या फाइनल गुड माना जाएगा, वो किसके बेसिस पे पता लगेगा कि उसको फाइनली यूज कैसे किया जा रहा है। कोई भी गुड खुद से इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड नहीं होता है। अब जैसे मान लो मिल्क है, अगर मिल्क को हमने स्वीट्स बनाने के लिए यूज कर लिया, मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। बट अगर उसी मिल्क को किसी हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो इसलिए फिर वो फाइनल गुड माना जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है उसको हम फाइनली यूज कैसे कर रहे हैं, उससे पता लगेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा या वो फाइनल गुड माना जाएगा। कोई भी गुड इंटरमीडिएट या फाइनल गुड खुद से नहीं होता है। अब जैसे शुगर है, अगर शुगर को किसी हाउस होल्ड ने परचेज किया, तो वो क्या करेगा, फाइनल कंजम्पशन करेगा, तो इसलिए फिर वो फाइनल गुड माना जाएगा। बट अगर उसी शुगर को किसी ग्रोसरी शॉप वाले ने परचेज किया, तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा बेचेगा, मतलब रीसेल करेगा, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। और अगर शुगर जो है बच गई, वो जो स्टॉक है उसका बच गया, वो बिक नहीं पाई, तो फिर वो किसका पार्ट होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, फाइनल गुड का, तो फिर वो फाइनल गुड माना जाएगा। तो इसीलिए शुगर जो है वो ना तो इंटरमीडिएट गुड है ना ही फाइनल गुड है। अब उसको जैसे यूज किया जाएगा उससे पता लगेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा या फाइनल गुड माना जाएगा। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।